अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। DHN स्टोरी चैनल में खुश आमदीद। ये 15 साल पुराना किस्सा है। इन दिनों आसिफ और रिजवान मेडिकल के तालिब इल्म थे। एक मरतबा क्लास में वो इंसानी ढांचे के बारे में पढ़ रहे थे कि टीचर की आवाज़ आई, डियर स्टूडेंट, कल से जो 2 छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं इस्लामी त्यौहार के सिलसिले में, इन 2 छुट्टियों के बाद मैंने आपसे पूरे इंसानी ढांचे का टेस्ट लेना है। घर आकर आसिफ और रिजवान को पूरा यकीन था कि वो इस टेस्ट में फ़ेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक उनके जहन में इंसानी ढांचे की खोपड़ी की हड्डियां अपने नाम के साथ वाज़ेह नहीं हुई थी। वो दोनों किताब खोले, इंसानी ढांचे पर लिखा हुआ मजमून पढ़ रहे थे कि अचानक आसिफ बोला, अगर हम कहीं से इंसानी खोपड़ी ले आएं तो हमारा काम बन सकता है। हम खोपड़ी को सामने रखकर अच्छी तरह से खोपड़ी की साख्त के नाम याद कर सकते हैं। रिजवान ने कहा, अरे भाई, ये जो हम अपने मोबाइल पर नेट से खोपड़ी की फ़ोटो और मालूमात निकाल कर सामने रखे हुए हैं, इससे बात नहीं बन सकती क्या? आसिफ ने जवाब देते हुए कहा, मुस्तकबिल के डॉक्टर रिजवान साहब, हाथ में पकड़ी हुई चीज़ की बात ही कुछ और होती है। माना कि नेट पर सब कुछ है, मगर यह सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की हद तक। तुम मेरी बात पर गौर करो, तुमको समझ आ जाएगी कि जब हम खोपड़ी को अपने हाथों में पकड़कर इसमें मौजूद हड्डियों की साख्त पर गौर करेंगे तो हम कितनी आसानी से अपना टेस्ट याद कर सकते हैं। इस टेस्ट में हम दोनों को अच्छे नंबर लेना लाजमी है, वरना 2 माह कबल जो टेस्ट हुआ था उसमें भी हमारे नंबर कम आए थे और हमारे टीचर डॉक्टर अयाज साहब हम पर सख्त नाराज़ हो रहे थे। आसिफ की तकरीर सुनने के बाद रिजवान की इसकी बात मान गया। अगर किसी जगह से खोपड़ी मिल जाए तो उनको वाकई बहुत आसानी हो जाएगी। अपना होने वाला टेस्ट क्लियर करने में चंद मिनट बाद रिजवान ने अपना मोबाइल निकाला और उसका इंटरनेट बंद करते हुए बोला, तो डॉक्टर आसिफ साहब, ये खोपड़ी वगैरह बाज़ार में तो फ़रोख्त नहीं होती, तो मेरे स्वीट दोस्त ये आएगी कहाँ से? आसिफ बोला, भाई, इस बात का तो ये ही हल है कि शहर से बाहर जो कब्रिस्तान है उसके गोरखन से रब्ता किया जाए। वो मेरा थोड़ा बहुत वाकिफ़ भी है। ये मैं कल छुट्टी के दिन कर लूँगा, कल शाम को मिलूँगा। बल्कि तुम ऐसा करना, कल शाम को आ जाना, हम इकट्ठे ही चले जाएंगे। दूसरे दिन शाम को रिजवान और आसिफ अपनी बाइक पर शहर से बाहर वाले एक कब्रिस्तान में जा पहुंचे, जहां का गोरकन आसिफ का दोस्त था। थोड़ा बहुत गोरकन का घर भी कब्रिस्तान के साथ ही था। जब आसिफ के दस्तक देने पर उसने दरवाज़ा खोला तो आसिफ को देखकर बोला, खैर तो है आसिफ बाबू, आज कैसे आना हुआ? कहीं कोई फोतगी? आसिफ ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं कमरदीन साहब, हमारे यहाँ कोई फोतगी नहीं हुई और सब खैर खैरियत है। बस तुमसे कुछ काम पड़ गया था। क्या हम यहाँ ही खड़े रहेंगे? अरे नहीं बाबूजी, आप अंदर आ जाएं। आज तो वैसे भी मैं अकेला हूँ। मेरे बीवी बच्चों के साथ अपने वालदेन के घर गई हुई है। गोरकन ये कहता हुआ उन दोनों को अपनी सादा सी बैठक में ले आया। जैसे ही वो चारपाई पर बैठे, गोरकन इनके मना करने के बावजूद बोतल लेने घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो नमूदार हुआ तो उसके हाथ में पकड़ी ट्रे में 1.5 लीटर की मशरूब की बोतल, प्लेट में निम्को और 3 गिलास उनको नजर आए। बोतल पीने और थोड़ा सा निम्को खाने के बाद आसिफ अपने मतलब की बात की तरफ आ गया। पहले उसने रिजवान का तारुफ करवाया, फिर अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का बताया और फिर असली बात पर आया। जब उसने गोरकन से कहा कि हमको एक इंसानी खोपड़ी चाहिए, गोरकन ने चूक कर उन दोनों की तरफ देखा। इस वक्त आसिफ ने 500 का नोट ज़बरदस्ती उसकी जेब में डाल दिया। गोरकन ने पहले तो खोपड़ी निकाल कर देने से माजरत कर ली, मगर जब आसिफ ने उसको यकीन दिलाया कि वो खोपड़ी किसी गलत मकसद के लिए नहीं लेके जा रहे, वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और उनको वाकई ही तालीमी सरगर्मी में इस्तेमाल करने के लिए खोपड़ी दरकार है, तो गोरकन ने यह कहते हुए खोपड़ी निकाल कर देने पर रजामंदी जाहिर कर दी, ठीक है साहब, मगर इसकी मज़ीद कुछ कीमत भी देनी होगी। आसिफ ने मज़ीद 500 रुपये उसको दिए तो उसने उनको रात 10 बजे आने का कहा। वापस चले आए और घर आके रिजवान ने आसिफ को कहा, आसिफ, मैं तो पहली मर्तबा इतनी रात गए कब्रिस्तान जाऊंगा, कहीं मुझे कोई रूह ही ना चिमट जाए। तो आसिफ हंसता हुआ बोला, अबे गामड़, तो मैं क्या रोज़ रात को कब्रिस्तान जाता हूँ? क्या मैं कफन चोर हूँ?
تم گھبراؤ نہیں، گورکن ہمارے ساتھ ہوگا۔ رات 9 بجے کے قریب آصف نے گھر والوں سے بہانہ بنایا کہ میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ہم اسے دیکھنے کے لیے ہسمتال جا رہے ہیں اور رضوان بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اگرچہ ابا جان نے اس کو اجازت تو دے دی، مگر ان کی آنکھوں میں شک کے سائے واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ خیر، وہ گھر سے نکلا تو ہلکے بادلوں میں بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ رضوان کو ساتھ لے کر وہ جب شہر سے باہر بڑے قبرستان کی سڑک پر مڑے تو موسم ہلکی ہلکی ہوا چلنے اور بجلی چمکنے سے مزید پراسرار ہو گیا۔ قبرستان کے قریب ہی گورکن کا مکان تھا۔ گورکن کو ساتھ لیا۔ گورکن نے کھودنے والی کھدال اور ایک ٹارچ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ قبرستان کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی جب بجلی چمکی تو ایک لمحے کے لیے ان کو قبروں کی طویل قطار نظر آئی۔ تب ان دونوں کے دل خوف سے دھڑک اٹھے اور جس میں خوف کی لہر دوڑنے لگی۔ رضوان نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ واپس چلا جائے، مگر پھر دوست کے ساتھ ہونے کا حوصلہ پا کر وہ بھی آگے بڑھتا گیا۔ قبرستان کے درخت چمکتی ہوئی بجلی میں نظر آ رہے تھے، ورنہ ان کے سائے گہرے کالے رنگ کے لگ رہے تھے، جیسے بہت ساری چڑیلیں ایک ساتھ کھڑی ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد گورکھن بولا، صاحب، یہ قبر کسی وقار صاحب کی ہے اور میں نے دیکھا ہے اس کی دیکھ بھال کو بہت کم آتے ہیں اس کے وارث، تو میں آپ کو اس کی کھوپڑی ہی نکال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیلچہ جو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس سے قبر کی مٹی ہٹانے لگا۔ آصف بابو، گورکن نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، آپ یہ ٹارچ صرف اس قبر پر رکھو، ادھر ادھر روشنی نہ کرنا۔ رضوان ایک طرف کھڑا یہ خوفناک قبرستان دیکھ رہا تھا، ڈر کے مارے اس کا پسینہ چھوٹ رہا تھا، مگر وہ پانی بے عزتی کے ڈر سے واپس نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں گورکن نے مٹی ہٹا دی، پھر پتھر کی سل اس نے ذرا سی کھسکا کر ہٹائی اور پھر چند ہی منٹوں میں قبر اوپن ہو چکی تھی۔ اب تو ٹارچ پکڑے آصف کا دل بھی نامعلوم خوف سے گھبرا اٹھا۔ اب وہ ٹارچ کی روشنی تو قبر کے اندر دیکھنے کی ہمت اس کی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے وقت کاٹنے کے لیے گورکھن سے سوال کر دیا، قمردین، تم کو ڈر نہیں لگتا قبرستان میں؟ تو وہ بولا، صاحب، اگر ہم ڈر گئے تو پھر پیٹ کیسے بھرے گا؟ ہمارے بچوں کا، ہمارے تو باپ دادا کا یہی کام ہے جو کہ اب میں کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد گورکھن نے جب اپنا ہاتھ قبر سے نکالا تو اس کے ہاتھ میں خربوزے کی طرح پکڑی ہوئی کھوپڑی دیکھ کر رضوان تو رضوان، آصف بھی گھبرا گیا۔ گورکھن نے اپنی جیب سے کپڑے کا کالا تھیلا نکالتے ہوئے انسانی کھوپڑی کو اس میں خربوزے کی طرح ڈال دیا، پھر وہ تھیلا ایک سائڈ پر رکھ کر قبر کو بند کرنے لگا۔ کچھ وقت کی محنت کے بعد قبر بند ہو گئی۔ تب گورکھن نے مٹی پھر سے قبر پر ڈالی اور ہاتھ جھاڑتا ہوا کہنے لگا، یہ لو صاحب اپنی مطلوبہ چیز۔ آصف اب اس تھیلے کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بھی گھبرا رہا تھا، مگر حوصلہ کر کے اس نے تھیلا جیسے ہی پکڑا تو اس کو لگا جیسے اس کی اپنی زندہ سلامت کھوپڑی اس کے کاندھوں کے اوپر تھی، اس میں گرمی سی بھر گئی ہو۔ گرمی لگنے کا یہ سلسلہ جلد ہی ختم بھی ہو گیا، مگر ان دونوں کے دل اب بھی گھبراہٹ سے محسوس کر رہے تھے۔ گورکن کے مکان تک آنے پر اس نے اس کو باقی 500 روپے پکڑا دیے۔ بائک سٹارٹ کر کے کھوپڑی والا تھیلا موٹر سائیکل کی ایک سائڈ پر لٹکایا۔ جب وہ رضوان کے گھر کے پاس آئے تو رضوان اتر گیا۔ تب آصف نے کھوپڑی رضوان کو پکڑا دی۔ پہلے تو رضوان ڈرتا رہا، مگر جب آصف نے اس سے کہا، تمہارے پاس لاک والی الماری ہے، تم اس کو الماری میں رکھ کر لاک لگا دینا، میری الماری کا لاک خراب ہے تو اس کو گھر کا کوئی بھی فرد دیکھ سکتا ہے۔ رضوان یہ وجہ سن کر کھوپڑی اپنے پاس رکھنے پر مان گیا۔ گھر کے اندر جا کر اس نے سب سے پہلے تھیلا الماری میں رکھ کر لاک لگایا۔ کھانا وغیرہ کھا کر ابھی وہ سونے ہی جا رہا تھا، اچانک اس کو زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس کے بڑے بھائی اپنے چھوٹے بیٹے کو زمین سے اٹھاتے ہوئے نظر آئے۔ کیا ہوا بھائی جان؟ گھبرا کے بولا۔ اسی وقت اس کو اپنے بھتیجے کے سر سے خون نکلتا دکھائی دیا۔ یہ کیا ہوا بھیا؟ وہ چلایا۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھتیجا صحن سے اندر برآمدے میں داخل ہو رہا تھا کہ اس کے سر پر چھت سے سمٹ کا درمیانی ٹکڑا ٹوٹ کر آ لگا، جس کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آئی۔ فٹافٹ محلے کے مقامی ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس نے بچے کو اپنے چھوٹے سے کلینک پر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ خدا کا شکر ہے سر کی ہڈی ٹوٹی نہیں، مقامی ڈاکٹر بولا۔
बच्चे को घर वापस लाया गया तो काफ़ी रात हो चुकी थी। बच्चे को जो दुआ दी गई उसमें सुकून की दुआ होने की वजह से वो जब सोने लगा तो रिजवान खुदा का शुक्र अदा अदा करता हुआ कमरे में आ गया कि बच्चा बच गया। कमरे में आकर उसको एक अजीब सा ख्याल आया कि आसिफ, और उसने चूंकि मुर्दे की खोपड़ी निकाली थी कब्र से, तो हो सकता है घर में बच्चे को जो चोट लगी है उसके सर पर, तो क्या ये कोई अजाब या इंतकाम है मुर्दे का। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसके मोबाइल पर आसिफ का फ़ोन आने लगा। आसिफ ने फ़ोन पर सबसे पहले नन्हे मियाँ की हैरियत मालूम की। तभी रिजवान ने उसको अपना ये ख्याल बताया, हो सकता है कि मुर्दे की रूह हमसे बदला ले रही है, जब ही तो उसके भतीजे के सर पर चोट लगी है। आसिफ ये सुनकर बहुत हंसा। अरे बाबा, 4G और 21वीं सदी है, यहाँ रूहें वगैरह इंतकाम नहीं लेती। वैसे भी ये कोई सन 1800 का ज़माना तो है नहीं जहाँ तुम मुझे मुर्दे की रूहों से डरा रहे हो। जनाब रिजवान साहब, मुस्तकबिल के डॉक्टर साहब, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम आगे डॉक्टरी कैसे करोगे। तुम तो अपने मरीज़ को, अगर किसी वजह से वो मर गया, तो देखकर हस्पताल से ही भाग जाओगे। आसिफ रिजवान की बात पर दिल खोल कर हंसा। आखिर में उसने ये कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया कि खोपड़ी निकाल कर सामने रखकर उसकी साख्त पर गौर करने का मंसूबा मेरा था। अगर मुर्दे मुर्दे को इंतकाम लेना है या डराना है तो मुझको डराए। आसिफ को क्या मालूम कि वो जिन बातों का मजाक में कहे जा रहा था, तकदीर बहुत जल्द उनको सच करने वाली थी। ओके, गुड बाय डॉक्टर रिजवान, कल मिलेंगे। मैं 10 बजे आपकी तरफ आऊँगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। रिजवान ने भी फ़ोन बंद करके एक तरफ रखा और फिर ये सोचते सोचते ही सो गया कि मैं बिला वजह डर रहा हूँ। भला जो ज़माना आजकल चल रहा है, इतने जदीद ज़माने में रूहों और मुर्दों का क्या डर। रिजवान का फ़ोन एक ज़ोरदार आवाज़ से बज उठा। वो गहरी नींद से थोड़ा सा जागा। फिर उसने एक हाथ आगे करके ये देखे बिना ही इस सख्त ख़राब मौसम में कौन इसको कॉल कर रहा है, उसने फ़ोन ऑफ कर दिया और सो गया। अभी उसको सोए 15 मिनट ही हुए थे कि उसके कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला। उसके बड़े भाई की बौखलाई हुई आवाज़ ने रिजवान को जगा दिया। उसके सोए हुए दिमाग में रिजवान के बड़े भाई की आवाज़ जब आई तो वो उठकर बैठ गया। क्या हुआ भैया? रिजवान, रिजवान जल्दी उठो। गहरी नींद से जागे रिजवान के दिमाग में ये बात आई कि कहीं उसके भतीजे की तबीयत तो मज़ीद ख़राब नहीं। भैया, क्या वसीम ठीक है? उसने पूछा। हाँ हाँ, वसीम ठीक है। तुम जल्दी बाहर आओ, आसिफ की तरफ जाना है। आसिफ की तरफ? क्यों, क्या हुआ? इस वक्त तो सुबह के 5 बजे हैं। रिजवान, ज़्यादा सवाल मत करो। लगता है तुम्हारा दिमाग अभी तक सो रहा है। तुमको आसिफ के अब्बा ने फ़ोन भी किया था, मगर तुमने फ़ोन ही ऑफ कर दिया। तब उन्होंने हमको इमरजेंसी इत्तला दी। आसिफ अब इस दुनिया में नहीं रहा। भैया ने एक बम रिजवान के ऊपर गिरा दिया। आसिफ, आसिफ को क्या हुआ भैया? वो जुनूनी अंदाज में चिल्लाया। सब्र करो मेरे भाई। आसिफ रात कमरे में सोया था कि अचानक उसके कमरे से ज़ोरदार आवाज़ आई और उसके दोनों भाइयों और अब्बा उसके कमरे में जब गए तो उन्होंने एक होलनाक मंजर देखा। कमरे की छत से पंखा टूटकर आसिफ के सर पर लगा हुआ है और वो बेचारा आसिफ सोते में ही अपनी खोपड़ी खोपड़ी टूट जाने से ये दुनिया छोड़कर चला गया। रिजवान ने ये होलनाक बात सुनी तो उसका भी दिल दौड़ने लगा। बेहोश होते होते उसके दिमाग में सिर्फ ये बात चल रही थी कि जिस मुर्दे की खोपड़ी उन दोस्तों ने निकाली थी, आखिरकार उसने अपना इंतकाम आसिफ से भी ले लिया। अब उसकी बारी है। आसिफ की खोपड़ी तो टूट गई और वो दुनिया छोड़ गया, मगर मुर्दा अब उसको नहीं छोड़ेगा। जब रिजवान को होश आया तो उसके अजीज़ तरीन दोस्त का जनाजा तैयार था। अगरचा उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, मगर उसने ज़िद करके अपने दोस्त की डेड बॉडी देखी। चेहरा तो कपड़े के नीचे छुपा दिया गया था, क्योंकि खोपड़ी की हड्डी टूट जाने से चेहरा देखने के काबिल नहीं था। इत्तेफाक देखें, आसिफ का जनाजा भी उस कब्रिस्तान में गया जहाँ से 24 घंटे पहले खोपड़ी निकाल कर ले गया था, और उसकी कब्र भी उस ही कतार में थी जिसके शुरू में आसिफ और रिजवान एक पुरानी कब्र से खोपड़ी निकाल कर ले गए थे। आसिफ के जनाजे पर रिजवान का तो ना ले जाया गया कि बेपनाह सदमे से उसकी तबीयत ख़राब थी। आसिफ की अलमनाक मौत लोगों के लिए तो पंखा गिरने से हुई थी, मगर सदमे से गुमसुम रिजवान अच्छी तरह जानता था कि यह पंखा भी मुर्दे के इंतकाम की वजह से ही गिरा। अगर अभी ठीक
उसी जगह था, यानी खोपड़ी पर। मुर्दे की भी वो खोपड़ी ही निकाल कर लाए थे। आसिफ की मौत के 3-4 दिन बाद रिजवान की तबीयत कदरे बेहतर हुई तो उसने खोपड़ी वाला थैला अलमारी से निकाला। तब अचानक उसे महसूस हुआ कि खोपड़ी की आंखों की जगह से रोशनी सी निकल रही है। उसने बाहर आकर बाइक स्टार्ट की, घर वालों से बहाना बनाकर कब्रिस्तान वाली सड़क की जानिब आ गया। कब्रिस्तान में आकर उसने जब गोरकन को तलाश किया तो मालूम हुआ वो कब्रिस्तान के जनूबी कोने में काम कर रहा है। रिजवान का ये प्रोग्राम था कि आज वो खोपड़ी दे जाएगा और 3-4 दिन तक आकर आसिफ की कब्र पर बैठकर काफ़ी देर कुरान पाक पढ़ेगा। गोरखन जैसे ही उसको मिला, पहले तो उसने आसिफ को की अलमनाक मौत पर बेपनाह अफसोस का इजहार किया। फिर जब रिजवान ने उसको खोपड़ी रात को कब्र फिर से खोल कर उसमें रखने का कहा तो वह हैरान हुआ। उसने पूछा, ये तो आपको मेडिकल के कामों में चाहिए थी, अब क्यों वापस रखनी है? रिजवान ने बहाना बनाते हुए कहा, अब उसको कॉलेज वालों ने अपने पास से एक इंसानी ढांचे के हिस्से दे दिए हैं, तो अब ये उसको दरकार नहीं। ये झूठ बोलते हुए उसको आसिफ याद आया कि इस मनहूस खोपड़ी ने अपना इंतकाम लेते हुए उसको भी इसी कब्रिस्तान में पहुंचा दिया है, जहां से वो चंद दिन पहले अपने कदमों पर चलकर हंसता मुस्कुराता खोपड़ी लेकर वापस गया था। साहब, गोरखन की आवाज़ से वो दुनिया में वापस आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खोपड़ी वापस रख रहे हैं। ये तो आसिफ साहब के बारे बार बार कहने और वाकफियत की वजह से मैंने निकाल के दी थी, वरना ऐसा करना बहुत गुनाह है। मुर्दा भी बेचैन हो जाता है। ठीक है कमरदीन, तुम ये खोपड़ी वाला थैला और ये रखो 500 रुपये। तुम आज ही रात को कब्र खोल कर उसके अंदर रख देना और मेरे नंबर पर उसको मुर्दे के पास रख कर एक तस्वीर बनाकर मुझे अरसाल कर देना, ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। ओके साहब। गोरखन ने थैला और 500 रुपये पकड़े और उनको अपनी बैठक की अलमारी में रखने चल पड़ा। इधर रिजवान कब्रिस्तान के मेन गेट पर खड़ी अपनी बाइक को स्टार्ट करके वापस मुड़ने लगा तो उसे एक कब्र का कतबा नज़र आया, जिसको देखकर उसके दिल की धड़कन बंद होने लगी। बिल्कुल नई नई कब्र पर लिखे कतबे पर लिखा था, आसिफ अजहर वल्द अजहर शेख, तारीख वफ़ात 28 जुलाई। ये ताज़ा कब्र खोपड़ी के इंतकाम का सबूत थी।